की नगीना। मुझे उर्दू उतनी आती है जितनी हुमायूं कबीर साहब को। जो मौलाना आजाद की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, उसको एक अथॉरिटेटिव और ऑथेंटिक बुक हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का नहीं माना जाता। उसकी वजह यह है कि मौलाना जो थे वो इमला देते थे और मौलाना की उर्दू जो है वो हमारे सतीश भाई जैसी थी या आप जैसे लोगों की तरह। और जरा हुमायूं कबीर साहब का हाथ हमारी तरह तंग था। वो क्या बोलते थे और ये क्या लिखते थे, क्योंकि लिखा तो ये है कि मैंने सब उनको पढ़ के सुनाया। और मौलाना की अंग्रेजी वैसे इस हद तक ठीक थी कि वो समझ सकते थे कि इन्होंने क्या लिखा है, लेकिन वो बहुत अथॉरिटेटिव किताब नहीं मानी जाती, बल्कि एक इम्प्रेशनिस्टिक अकाउंट है कि मौलाना कैसे चीज़ों को देखते थे। तो प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, वाइस चांसलर मानू, प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह खान साहब, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर A नगेंद्र रेड्डी, डॉक्टर S चिनम रेड्डी, प्रोफेसर सदीक M महमूद, डॉक्टर अहमद खान, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स। मैं बिल्कुल रजिस्ट्रार साहब से एग्री करता हूँ कि 1.5-2 साल बाद आप हजरात को यहाँ देख के यकीनन बड़ी मुसर्रत हो रही है। वरना वो तो बहुत डिजर्टेड लुक दे रही थी। डांसर में रहना भी एक सजा से कम नहीं था कोविड के दौरान। मेरी जाती राय में कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइमरली स्टूडेंट्स के लिए है, वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। हम लोग जो टीचर्स हैं, वाइस चांसलर हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हम तो फैसिलिटेटर हैं, आप हैं तो हम हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ना हो तो फिर कुछ मजा नहीं है। अब यूनिवर्सिटी का जो बुनियादी काम है वो है नॉलेज क्रिएशन। अभी वाइस चांसलर साहब से बात हो रही थी और मैंने अर्ज किया कि नॉलेज क्रिएशन स्कूलों और कॉलेजेस में नहीं होता, वहां तो एक डिसिप्लिन और सख्ती होती है। नॉलेज क्रिएशन के लिए आजादी चाहिए और फ्रीडम और लिबर्टी चाहिए। और किसी भी इदारे में या किसी भी मुल्क में जहां आजादी को कर्टेल किया जाए या लिबर्टी को कर्टेल किया जाए, उस मुल्क में भी जो नॉलेज क्रिएशन है वो नहीं होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जमाने तक अलीगढ़ से मेरा ताल्लुक रहा कि हमारे जो इदारे हैं उनमें सीनियर प्रोफेसर्स के मुंह में भी जबान नहीं है। वाइस चांसलर साहब जो कहते हैं बस उसमें, हाँ, कोई भी नए वाइस चांसलर अलीगढ़ में आते हैं तो हम लोग जरा उन्हें बताते हैं कि सर सैयद से कुछ ऊंचा मुकाम है और आइंस्टीन भी आके कुछ पढ़ लेते आपसे तो कुछ सीख जाते और फिर जाने के बाद तबर्रा करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने कुरान को सही से समझा नहीं। वैसे तो उसमें वो आयत है कि भाई अल्लाह को माने और रसूल को माने और जिनकी अथॉरिटी है आपके ऊपर उनको माने, लेकिन हमने कुछ और मीनिंग निकाल के उसमें चमचागिरी और फ्लैटरी करनी शुरू की। मैं ये समझता हूँ कि अब जब एक जेन्युइन फुल प्रोफेसर, स्कॉलर ऑफ ग्रेट इमिनेंस आपके वाइस चांसलर बने हैं तो यूनिवर्सिटी वाकई में रिसर्च का एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी और पाथ ब्रेकिंग रिसर्च होगी और नॉलेज क्रिएशन होगा। मैं बड़ा मशकूर ममनून हूँ प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब का कि उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी। मौलाना आजाद मेमोरियल लेक्चर आपका सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट है और शुरू में तो बात ये हुई थी कि साहब मैं भी एक गेस्ट ऑफ ऑनर रहूंगा। मैंने सोचा कुछ ठीक है, हमारे यहाँ ज्यादातर तकरीरें जो हैं उनको हम वाज और मजलिस में बदल देते हैं, 2-4-5 अशार सुनाऊंगा, 1-2 आयतें पढ़ दूंगा और हो गया काम। लेकिन बाद में ये हुआ कि साहब नहीं लेक्चर देना है। अब मैं उसमें जरा थोड़ा हेसिटेंट इसलिए था कि भाई ना तो हिस्टोरियन हूं, ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, ना कुछ इस्लाम के बारे में पढ़ रखा है
ना आलिम दीन हूं, तो फिर मौलाना आजाद पर बोलने के लिए मैं समझता हूं कि मैं एप्रोप्रिएट आदमी नहीं हूं। और फिर कुछ टाइम भी बहुत कम था, कोई 1 हफ्ते के आसपास। फिर मैंने 2 टॉपिक सजेस्ट किए। एक मैंने कहा भाई जरा अपनी फील्ड पे खेलूं तो ठीक रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ उर्दू, और दूसरा ये था कि साहब किस तरीके से रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट दस्तूर में और आइन में प्रोवाइड किया गया है, और मौलाना आजाद का उस पर क्या व्यूज थे। तो प्रोफेसर अहमद खान साहब ने दूसरा वाला टॉपिक जो है चुना, और मैं समझता हूं कि वो सही उनकी चॉइस थी, क्योंकि जो मुल्क हमारा है उसमें 1.4 बिलियन लोग हैं, 10,000 कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 मेजर रिलीजन्स हैं। इनफैक्ट अगर 6th सेंचुरी BC में जाएं तो तकरीबन 600 रिलीजन्स शुरू हुए, उनमें से सिर्फ 2 बचे हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो हरकोट बटलर ने कहा कि यूरोपियंस आर एसेंशियली सेकुलर, इंडियंस आर एसेंशियली रिलीजियस। मैंने कोई 25 साल के करीब सेकुलरिज्म पढ़ाने की कोशिश की दस्तूर पढ़ाते हुए, और मैंने कहा कि जेफरसियन दीवार हो मजहब और स्टेट के बीच, लेकिन वो हुआ नहीं। तो फिर मजबूरन मैंने रिलीजन एंड लॉ का पेपर शुरू किया और मैं वही पढ़ाता हूं। तो 1652 लैंग्वेजेस हैं हमारे मुल्क में, और सही कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बानी। अजीब मुल्क है कि 12 साल की एक बच्चा जो है वो इनाम जीत रहा है भगवत गीता के कंटेस्ट में, मुसलमान बच्चा। ऐसे हमारे मुल्क में हिंदू मंदिर हैं जहां बाइबल की पूजा होती है। अभी कोई 2 साल पहले 3 साल पहले केरला में जब सैलाब आया और नमाज ईद की आ गई, तो कई मंदिरों में ईद की नमाज हुई, मंदिर के दरवाजे पुजारियों ने खोल दिए। तो 84% के करीब मुल्क में हिंदूज हैं, लेकिन आपने देखा कि 2004 में एक रोमन कैथोलिक लीडर सोनिया गांधी ने रास्ता साफ कर दिया और एक बहुत ही छोटी अक़लियत सिखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुनकर मुल्क का वजीर आजम बना दिया। जब मैं अलीगढ़ में गया और इंट्रोडक्शन होता है, अलीगढ़ में रैगिंग नहीं होती, तो मुझसे ये सवाल पूछा गया कि साहब मुल्क को डिस्क्राइब करो लेकिन एक ही वर्ड में करना। मैं तो एक जाहिर है कि उस जमाने में बच्चा था, लेकिन मेरी जबान से निकला डाइवर्सिटी, और वहीं हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। वरना 12 से 16 सैटरडे तक जूनियर्स का इंट्रोडक्शन होता था उस जमाने में, और रात भर चलता था। तो डाइवर्सिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया जो है हमारे लिटरेचर में बहुत उसका जिक्र है। वाइस चांसलर साहब तो मैन ऑफ लेटर्स हैं, इससे पूरी तरह वाकिफ हैं। मैं समझता हूं कि मौलाना आजाद की जो पंडित नेहरू से बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी, कि मैं पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया कोट करूं आज के टॉपिक पे बात करने से पहले। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडस, इट इज ऑब्वियस, इट लाइज ऑन द सरफेस एंड एनीबडी कैन सी इट. It concerns itself with physical appearances as well as with certain mental habits and traits. Some kind of a dream of unity has occupied the mind of India since the dawn of civilization. That unity was not conceived as something imposed from outside, a standardization of externals or even of beliefs. It was something deeper, and within its hold, the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. मौलाना आजाद भी नेहरू की तरह डाइवर्सिटी के बहुत बड़े एडवोकेट थे, और आज के जो हालात हैं जिसकी तरफ कुछ कुछ जिक्र हुआ, उसमें मैं समझता हूं कि ये मुद्दा कि जब कॉम्पिटिटिव क्लेम्स हों
रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज के आपके यहां हेट्रोजिनिटी हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्लेम हो, तो किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए, इस पर बात की जाए। मैंने, जैसे आपने जिक्र किया, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को आसान जबान में बताने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर है कि मुश्किल जबान मुझे आती नहीं, लिटरेरी जबान। तो मैं समझता हूं कि आज जब हालात बांग्लादेश में, जो अभी दुर्गा पूजा पर हुआ, और फिर त्रिपुरा में, और जो पाकिस्तान में होता रहता है अक़लियतों के बारे में, उसके बारे में कुछ बात होनी चाहिए। कल तो अच्छा रहा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने वो हिंदू टेंपल जो दिसंबर में डिस्ट्रॉय किया गया था वो दोबारा बनवाया और उसको इनॉग्रेट किया। मैं समझता हूं कि मैंने चंद जो मौलाना आजाद मेमोरियल लेक्चर बहुत लीडिंग स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने आपके दिए, उनको कुछ आपकी साइट पे देखा, उसमें कम बात हुई है बहुत मौलाना आजाद के रिलीजियस और थियोलॉजिकल व्यूज पर। अलीगढ़ की भी यही कहानी कि सर सैयद के व्यूज पर अलीगढ़ में हम बात नहीं कर सकते। सर सैयद डे होगा, जाहिर है कि बड़ा अच्छा खाना वाना होता है, डिनर ज्यादा उसमें अहम है, लेकिन सर सैयद की फिलॉसफी पर, उनके व्यूज पर, स्कॉलरशिप पर कोई बहुत अच्छी बहस अलीगढ़ में भी करना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि अलीगढ़ की खराब रिवायतें मौलाना आजाद में आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, और रुथलेस ऑब्जेक्टिविटी से मौलाना को एसेस करेंगे। जाहिर है कि वो इंसान थे, उन पर कोई वही नहीं आती थी, और फिर उसको आप डिसाइड करेंगे कि साहब ये बातें इनकी चंद बहुत अच्छी थी, ये कुछ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इन बातों से हम डिसएग्री करते हैं। डिसएग्रीमेंट्स कोई बुरी चीज नहीं है। देखिए, मौलाना आजाद को जिनके यौम पैदाइश को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि उनका पूरी जिंदगी जो है वो एक मुअम्मा है, एक यूनिक कैरेक्टर था उनका हमारे मुल्क की जंग आज़ादी में। और आप देखें कि मौलाना की जो कब्र है वो जामा मस्जिद और लाल किले के बीच में है। तारीख आपको जाहिर है कि मालूम है, मुगलों का रूल इंडिया में, और फिर 1857 में अंग्रेजों ने जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार बनाया उनको, तो मौत में भी मौलाना जो है वो लोनर हैं, अलग हैं। बाकी जितने फ्रीडम फाइटर्स के आप जाएंगे, जो उनके क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं वो दूसरी जगह हैं, बहुत अच्छी पॉश इलाके में हैं, लेकिन मौलाना वहां पे भी बिल्कुल एक यूनिक जगह पर हैं। मैं समझता हूं कि जो मौलाना ने खुद बात कही उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। आई डू नॉट गो आफ्टर द टुमुल्ट of political life, political commotions themselves search me out. मैं खुद हंगामों की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो हंगामे जो सियासत के हैं वो मुझको खुद ढूंढ लेते हैं। मौलाना एक इंटेलेक्चुअल हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिबरल पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी, लेकिन हमने उनके बारे में बातचीत सिर्फ जंग आज़ादी के सिलसिले में या मुसलमानों के सिलसिले में जो कुछ उन्होंने कहा उसको किया, और उनको कभी भी हमने एक ऐसे शख्स की तरह नहीं देखा जिसने मुल्क के दस्तूर को बनाने में और जो आज दस्तूर में आर्टिकल्स हैं उनमें किसी हद तक कोई कंट्रीब्यूशन किया हो। मौलाना की जो मौजूदगी थी जंग आज़ादी में, उसमें एक तो ये था कि वो काउंटर थे मुस्लिम लीग के इस क्लेम का कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदगी सिर्फ मुस्लिम लीग कर सकती है। दूसरी तरफ मैं ये समझता हूं कि वो लेजिटिमेसी देते थे कांग्रेस के सेकुलर और नॉन सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्हें उनको शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहते थे, लेकिन मैं समझता हूं वो शो बॉय नहीं थे बल्कि ट्रम्प कार्ड थे कांग्रेस का, जिसको कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह नहीं खेला। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं।
जर्नलिस्ट थे और बातें आप लोगों ने कही, बहुत किताबें लिखी, अच्छे अखबारात निकाले। खिलाफत मूवमेंट के चीफ रैशनलाइजर थे। बात करने वाला मैं हूं कि क्या मौलाना आजाद पैन इस्लामिज्म में यकीन करते थे, जिसको बहुत लोग उनके खिलाफ कहते रहते हैं। मैं समझता हूं कि मौलाना आजाद बहुत अच्छे टीचर थे। खुद नेहरू जी ने लिखा है इंदिरा जी को खत में अहमदनगर जेल से कि मैं मौलाना से उर्दू और पर्शियन जो है वो पढ़ने वाला हूं। तो मसला ये है कि ये बहुत ज्यादा इरुडाइट हैं, मौलाना के बारे में उन्होंने कहा। अब देखिए जरा, जो मौलाना की शख्सियत है कि एक तरफ तो वो आलिम दीन है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह की उनकी एजुकेशन हुई, कि ऐसा कंजर्वेटिव आदमी लेकिन म्यूजिक में उन्हें इंटरेस्ट। म्यूजिक कंजर्वेटिव इस्लामिक व्यू लें तो उसमें हराम है, लेकिन मौलाना कहते हैं इट वाज द ब्यूटी ऑफ साउंड विच सपोर्ट्स। और भी कई तरह के शौक थे मौलाना के, उसके उनमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूं आज। फिर एज एजुकेशन मिनिस्टर जितने भी इदारे आप देख रहे हैं वो मौलाना की देन है। और यूनेस्को में जाके जहां जहां गए मौलाना ने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात की। ओरिजिनली तो मौलाना 1920 तक तकरीबन मिल्लत की इमामत चाहते थे, लेकिन ये अजीब बात है कि मिल्लत ने एक थियोलॉजियन को छोड़ दिया और जो मजहब को नहीं जानता था, जिसके आर्गुमेंट में थियोलॉजी नहीं थी, जो कुरान और हदीस को कोट नहीं कर रहा था, उसकी तरफ मिल्लत अट्रैक्ट हुई। और ये मैं समझता हूं कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट की एक बड़ी अजीब सी चीज है। मुल्क आजाद हुआ, सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उस दिन अगर किसी के चेहरे पर एक नाउम्मीदी थी तो वो मौलाना आजाद थे। आइए आज सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनकी अब तक बात नहीं हुई, जो मैंने लेक्चर सुने आपके यहाँ। मौलाना के थियोलॉजिकल और रिलीजियस व्यूज क्या थे? क्या वो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च एजेंडा में शामिल हो सकते हैं? और ये मेरी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है कि आप उन व्यूज से एग्री करें, आप उनसे पूरी तरह डिसएग्री करें और आप कहें कि मौलाना के जितने व्यूज थे वो सब गलत थे। रिसर्च जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन को लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, वैल्यू फ्री रिसर्च होनी चाहिए, तब वो रिसर्च है। तो मौलाना खुद ये कहते हैं कि उनके वालिद साहब जो थे वो जरा पुराने ख्यालात के आदमी थे और उन्होंने जाहिर है कि मॉडर्न एजुकेशन मौलाना को नहीं दी, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि इससे जो उनका रिलीजियस फेथ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, ये चीज जो मौलाना के वालिद बुजुर्गवार सोच रहे थे, आप सोचिए ये पूरी एक मिल्लत का व्यू था। जब सर सैयद के जहन में यह ख्याल आया कि मुसलमानों की एजुकेशनल बैकवर्डनेस खत्म करने के लिए कोई तहरीक चलाई जाए, कोई इदारा बनाया जाए, तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, डिफ्यूजन ऑफ वेस्टर्न लर्निंग अमंग्स मुस्लिम्स। जैसे आपने किया ऐसे राइटिंग कंपटीशन सर सैयद ने भी ऑर्गेनाइज किया कि ये मुसलमानों में क्यों इतनी तालीमी पसमंदगी है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस क्यों है। 25 मकाले उसमें आए और सब के सब में यह कहा गया कि हम अपने बच्चों को सरकारी इदारों में नहीं भेज सकते क्योंकि हमें बड़ा डर है कि वो कहीं ईसाई ना हो जाए। तो कई साल मुसलमानों ने वेस्ट कर दिए। अगर आप देखें कि राजा राम मोहन रॉय का जो हिंदू रेनेसा है वो तकरीबन 50 साल पहले आ गया, तो आधी सदी तो मुसलमान इस मुल्क की अक्सरियत से क्रोनोलॉजी में पीछे हो गए। आप भी समझ ही गए हैं। फिर बाद में हमने क्या किया कि हमने सर सैयद पे फतवे लगाए। एक फतवा मक्के तक से आ गया कि ये जो आदमी है ये बहुत बड़ा गुनाहगार है और अगर ये कॉलेज बन गया है तो इसको डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन इस माइनर और फाइनर पॉइंट को समझिए कि मुल्क की एक
बड़ी तादाद लोगों की ये समझती थी कि सरकारी इदारों में हम अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। ये वो बुनियाद थी जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी और जिसकी वजह से आर्टिकल 30 हमारे दस्तूर में शामिल है कि चाहे आप रिलीजियस माइनॉरिटी हो या आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, आपको अपने इदारे बनाने और उनको चलाने का हक है, क्योंकि उन इदारों में वो आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप रिलीजन की भी तालीम दे सकते हैं। वरना तो आर्टिकल 28 जो है वो आपको इजाजत नहीं देगा कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दें। सर सैयद का इन्फ्लुएंस बहुत मौलाना आजाद पे था। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि कुछ मानों में अलीगढ़ वालों की इमेज अच्छी नहीं है। मौलाना पे सर सैयद का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो बचपन में तो रिलीजियस एजुकेशन हासिल हुई और अच्छे बड़े ठीक ठाक मौलाना आलिम दीन बन गए, लेकिन कुछ तशनगी रह गई, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ कुछ रग़बत हुई और सर सैयद को पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर अगर आप देखें कि सर सैयद से इस कदर मुतासिर हुए कि जो मौलाना का जर्नल है लिसानुस-सिद्क़, उसमें बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं अटर डिवोटी ऑफ सर सैयद हो गया। यानी मौलाना आजाद भी भक्त थे, भक्तों को बुरा मत कहा, सर सैयद के भक्त। कहते हैं कि साहब ऑलमोस्ट वर्शिप करने लगे और सर सैयद को मुज्तहिद मुतलक कहने लगे, द एब्सोल्यूट इंटरप्रेटर। आपको मालूम है 7 तरह के मुज्तहिद होते हैं। अब एक जो अच्छा स्कॉलर है उसको भक्त नहीं होना चाहिए, किसी का डिवोटी नहीं होना चाहिए। तो मौलाना को बहुत जल्दी ये एहसास हुआ और उन्होंने खुद लिखा, हाउ स्ट्रेंज दैट मैन कैन नेवर फोरसेक तकलीद टू whomsoever he respects। जिसकी भी हम इज्जत करते हैं उसी की तकलीद करने लगते हैं। पूरे इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ वो तकलीद से हुआ, क्योंकि अगर तकलीद है तो नॉलेज क्रिएशन नहीं। जब तक आप रिसर्च कर रहे थे यूरोप में डार्क एजेस, जब आपने रिसर्च बंद कर दी, वहां रेनेसा हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, और आपने क्या किया, 400 साल तक ऑटोमन्स में आपने प्रिंटिंग प्रेस नहीं आने, तो फिर तो आपको पीछे होना ही चाहिए। सर सैयद के जो मजहबी ख्यालात थे बड़े कंट्रोवर्शियल ख्यालात थे, उनका मौलाना पे असर था, जो मौलाना के तर्जुमानुल कुरान में साफ तौर से नजर आता है। फिर एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि कोई 1909 और 10 के बीच मौलाना के ऊपर एक डार्कनेस का कुछ कवर आ गया। कुछ दिन के लिए एथीस्ट ऑलमोस्ट बन गए, और फिर जब इस फेज से बाहर निकले तो सरमद शहीद लिखी। सरमद आपको मालूम है कि एक सूफी सेंट थे जिनका बड़ा ब्रॉड आउटलुक था। सरमद की खूबी यह थी कि वो चैलेंज कर रहे थे अथॉरिटी को, चैलेंज कर रहे थे स्टेट को। सरमद प्लूरलिस्टिक थे, टॉलरेंट थे, और उनकी ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी इसने मौलाना आजाद को बहुत इंप्रेस किया, और उसकी वजह से फिर मौलाना ने वहदत अदियान, यूनिटी ऑफ रिलीजन्स का डॉक्ट्रिन जो है उस पर फिर काफी काम किया। सरमद को इस्तेमाल किया मौलाना ने नैरो माइंडेडनेस उलेमा की क्रिटिसाइज करने के लिए। मैं समझता हूं कि किसी भी कौम के लिए नैरो माइंडेडनेस अच्छी चीज नहीं है। और फिर मौलाना ने एक कंसिस्टेंसी देखी कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ वहदत अदियान है ये गांधी जी की वननेस ऑफ राम एंड रहीम से भी मिल रहा है, और फिर उसको इंटीग्रेट किया इंडियन नेशनलिज्म में। और मौलाना वहदत अदियान पर कोई कंपैरेटिव स्टडी करके बहुत से मज़ाहिब की नहीं पहुंचे थे।
मौलाना वहदत अदियान तक पहुंचे कुरान पढ़कर, और उनका ये कहना था कि देखें, कुरान में ही तमाम जो पैगंबर पहले आ चुके हैं हजरत से, उनका जिक्र है हर जमाने में और हर कौम में, मैसेज अल्लाह ताला का आया है। फिर जो हमारे यहाँ ला इकराहा फिद्दीन की कमांड है कि मजहब में कोई कंपल्जन नहीं है, आप सोचिए कि इस हद तक कि हजरत के पास अगर कोई यहूदी अपने मसाइल लेके आए तो ये भी आयत आ गई तो इनके पास तो स्क्रिप्चर है, अपने स्क्रिप्चर से तय करें। तो एक कौम के ऊपर दूसरे कौम का कानून नाफिज ना किया जाए, लीगल प्लूरलिज्म, उसकी भी आपको जो मिल रहा है रेफरेंस, वो मिल जा रहा है। मौलाना का ये ख्याल था कि कुरान का यूनिवर्सल मैसेज है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सच है, और जो दे डिफर नॉट इन रूट्स बट इन लीव्स एंड ब्रांचेस, नॉट इन द स्पिरिट बट इन द आउटवर्ड फॉर्म और बॉडी। शरीयत और पाथ ऑफ रूल्स के सिलसिले में जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हर कम्युनिटी के पास उसका लॉ है, वो अगर उस लॉ से गवर्न होना चाहते हैं तो वो उनको हक है। दिल्ली सल्तनत को ले लें या मुगल रूल को ले लें, उन्होंने शरीयत नॉन मुस्लिम्स पे इंप्लीमेंट नहीं की। ये कहा जाता है कि साहब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ और पारसी पर्सनल लॉ, ये सब देखिए अंग्रेजों की देन है। वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिख दिया अपने 1773 की रेगुलेशन में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहां से लिखा? उसने जो मुगलों की पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू कर दिया कि जो रिलीजियस मामलात हैं उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, जो अपने मजहब से अगर गवर्न होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं। मौलाना का ये भी ख्याल था कि पर्पस ऑफ रिलीजन वाज टू इनकलकेट फेथ इन गॉड एंड लीड अ वर्चुअस लाइफ। वो तो यहां तक गए कि उन्होंने कहा कि साहब साल्वेशन जो है वो किसी को भी मिल सकता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं, तकवा रखते हैं तो आपको मिल जाएगा। फिर इस पर जाहिर है कि कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा, तीसरा वॉल्यूम आएगा तर्जुमान कुरान का, लेकिन वो नहीं आ पाया। फिर बात मौलाना के पार्टीशन को लेके उस पर क्या व्यू था बहुत होती रही, लेकिन ये जो पार्टीशन पे मौलाना के ख्यालात थे वो भी उनके मजहबी जो व्यूज थे उन्हीं से इन्फर किए जा सकते हैं। मौलाना ने लिखा बंटवारे की मुखालफत करते हुए, इट इज हार्मफुल नॉट ओनली फॉर इंडिया एज अ होल बट फॉर मुस्लिम्स इन पर्टिकुलर, एंड इन फैक्ट इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स देन इट सॉल्व्स। मौलाना का यह ख्याल था कि ये कहना कि साहब पाकिस्तान जो है वो पाक है, ये तो बड़ा गलत ख्याल है, क्योंकि मौलाना ने तो ये कहा कि साहब अल्लाह ताला ने तो पूरी दुनिया को एक मस्जिद बना दिया है। अगर सब जगहें पाक हैं तो कोई भी पाकिस्तान पाक है और बाकी जो दुनिया की जगहें हैं वो पाक नहीं है, वो गलत होगा। बहुत साल पहले बहेड़ी में एक कोई बुजुर्ग थे, उनसे मुलाकात हुई, कोई जैसे इवेंट था शादी वगैरह। उनका साहब ये साहब जो है अच्छे, मेरे ख्याल से उस जमाने में भी वो 85-86 साल के होंगे, तो साहब ये मुस्लिम लीग में बहुत एसोसिएटेड थे और हर जुमे में अपना झंडा लेके मिलेगा पाकिस्तान के नारे लगाते थे। मैंने उनसे पूछा कि चाचा फिर पाकिस्तान गए क्यों नहीं? आप देखिए, एक आम आदमी की बात मैं बता रहा हूं, ये किसी स्कॉलर की बात नहीं बता रहा। जो उन्होंने जवाब दिया मतलब जैसे मेरे दिल पे लिख गया। उनका मियां हम समझे ही नहीं, हमें तो ये बताया गया ये अंग्रेज आ गए हैं, इन्होंने हमारे मुल्क को पलीत कर दिया, उसे पाक करना है, इसलिए अंग्रेजों को भगाना था, इसलिए हम कहते थे। हमें क्या मालूम था कि हमें कहीं और जाना है? हम तो इसी मुल्क को पाकिस्तान समझ रहे थे कि अंग्रेज चले जाए तो ये पूरा मुल्क पाकिस्तान है। मैं समझता हूं कि मौलाना के जो मजहबी ख्यालात हैं उन पे जरूर कुछ न कुछ तहकीक और रिसर्च होगी।
इकबाल का जिक्र किए बिना मैं समझता हूं कोई भी बात मुसलमानों से रिलेटेड 20वीं सदी की नहीं हो सकती। अब इकबाल और मौलाना आजाद के ख्यालात में क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थी, थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। देखिए, इकबाल जो थे वो मुसलमानों के बारे में बहुत फिक्रमंद थे और आजाद इस्लाम के बारे में। इकबाल वेस्टर्न एजुकेटेड थे, जूरिस्प्रूडेंस को समझते थे। मौलाना एक जाहिर है कि आलिम दीन थे। ये अजीब सानेहा है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो मौलाना के थियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स थे उनको लोग नहीं समझे, और जो वेस्टर्नाइज मॉडर्न आर्गुमेंट्स थे जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं था उनको कामयाबी मिली। मौलाना का जो कंसेप्ट था वो इस्लामिक और कुरानिक था, और अल्लामा इकबाल का कंसेप्ट जो था वो कल्चरल था। मौलाना ये समझते थे कि अगर आप कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं तो ये काफी है, लेकिन अल्लामा इकबाल का ये ख्याल था कि कल्चरल कंडीशंस जो हैं वो आपको एक मुकम्मल उम्मा का मेंबर बनाएंगी। इसलिए वो अनकंडीशनल फेथ इन इस्लामिक रिलीजन को इनफ नहीं समझते थे, बल्कि इस्लामिक कल्चर को भी बहुत अहमियत देते थे। अब ये जो पूरा इशू हुआ कि साहब खिलाफत मूवमेंट में मौलाना पेश थे, और आज की जो हिस्टोग्राफी है उसमें ये समझाया जा रहा है कि देखिए साहब, खिलाफत मूवमेंट शुरू किया, इसका मतलब आप लोग जो थे वो तो आपकी कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज थी। मैं एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से आज इस डाउट को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मौलाना आजाद की जो सपोर्ट थी खिलाफत मूवमेंट के लिए वो बैन इस्लामिज्म की वजह से नहीं थी, वो पॉलिटिक्स की वजह से थी। मौलाना का पैन इस्लामिज्म बेसिकली बात कर रहा था कॉमन बॉन्ड अमंग मुस्लिम्स, वो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात कर रहा था। और ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड है ये जमाल अल-दीन अफगानी से अलग था। वो ठीक था, एक हिलाल के किसी शुमारे में उनकी फोटो बहुत बड़ी छप गई और लोगों को ये ख्याल हुआ कि ये साहब अफगानी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। मौलाना के लिए खिलाफत तहरीक एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी अंग्रेजों के खिलाफ। उनका ख्याल यह था कि अंग्रेज इससे कमजोर होंगे, और जब ये अंग्रेज कमजोर होंगे तो उससे हमारे मुल्क को आजादी मिल जाएगी अंग्रेजों से। तो उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल था, रिलीजियस नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत खिलाफत में मौलाना इंटरेस्टेड थे। ये वाला जो आइडिया है कि हम अंग्रेजों को कमजोर करें और उससे हमें आजादी मिल जाए, ये तो बिल्कुल कंपेटेबल है इंडियन नेशनलिज्म से। लेकिन यहां ये बात थी मौलाना के मद्देनजर कि मुस्लिम आइडेंटिटी का जो इशू है वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। और देखिए, मैं एक दस्तूर के स्टूडेंट की हैसियत से कह रहा हूं, मौलाना का सॉल्यूशन ये था कि फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म का आइडिया है कि सेंटर और स्टेट्स में आपस में इस तरीके की रिलेशनशिप हो कि दोनों इंडिपेंडेंट हों, दोनों फ्री हों और दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें। कोई दबदबा और कोई डोमिनेशन सेंटर का नहीं होगा। मैं बड़े विदाउट फियर ऑफ कंट्राडिक्शन ये बात कह रहा हूं, जो लोग फेडरलिज्म को नहीं मानते उनके मुल्कों का बंटवारा हो जाए। पूरी दुनिया की तारीख देखिए, कोई भी नया मुल्क अगर बनता है तो वो इसलिए बनता है कि क्योंकि आपने ऑटोनॉमी देने से इनकार किया, आपने फेडरलिज्म से इनकार किया। देखिए, कहीं हिंदुस्तान के दस्तूर में वर्ड फेडरल नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसको हमारे दस्तूर का बुनियादी ढांचा माना। जैसे ये कहा जाता है कि साहब सेकुलर वर्ड तो इंदिरा जी ने ऐड कर दिया 42वीं तरमीम से 1976 में। अरे 1973 में तो केशवानंद भारती में जब वो लफ्ज नहीं था
सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सेकुलरिज्म जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का, दस्तूर के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि मौलाना की आइडियाज जो खिलाफत के बारे में थे, उनके सिलसिले में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही नहीं है। अल्लामा इकबाल ने जो लेटर लिखा जिना को 21 जून 1937 को, उसमें वो जो बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन और मोर सॉवरेन इस्लामिक स्टेट्स, उसको भी हमने पूरी तरह समझा नहीं। वो ये कह रहे थे कि एक होमलैंड ऑफ मुस्लिम्स बने, जिना कह रहे थे फॉर द होल कंट्री, पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए। अल्लामा का ये कंसेप्ट नहीं था। अल्लामा का इंटरेस्ट अक्सरियत थी कुछ इलाकों में, कि ये जो इलाका नॉर्थ वेस्ट का है, यहां पे जो अक्सरियत है उसके लिए एक पाकिस्तान बने। यानी पूरे मुल्क में जहां मुसलमान अक़लियत में हैं, वो उनका मेन कंसर्न नहीं था। मैंने ये टॉपिक इस वजह से लिया है कि बेसिकली मौलाना उस अक़लियत की बात कर रहे थे जो और जगह रहे। जहां पे आप अक्सरियत में हैं, वहां पे आप हमेशा चीफ मिनिस्टर बनते, कुछ भी लिखा होता दस्तूर में, आपके हाथों में पावर रहती। रियल कंसर्न अक्सरियत का हो गया, अक़लियत का नहीं हुआ। ये डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ है। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में बेसिकली तो आपको बात करनी है वो जो कमजोर है। चीफ जस्टिस लेथमैन ने कहा, ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ही ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है, कि डेमोक्रेसी का और जमहूरियत का जो टेस्ट है और पैमाना है कि वो कामयाब है या फेल है, वो ये नहीं है कि अक्सरियत को क्या हुकूक हासिल हैं, बल्कि अक़लियत को क्या हुकूक मिले हुए हैं, उस पर तय किया जाए। और वही बात हिंदुस्तान के दस्तूर ने अपनाई। अल्लामा के लिए मजहब इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो कल्चर का एक बहुत अहम जुज़ था, लेकिन और बहुत से फैक्टर्स जैसे रेस, लैंग्वेज, कस्टम्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, उसको भी वो बहुत अहमियत देते थे। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के दस्तूर में मौलाना आज़ाद का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कि वो कह रहे थे कि उन इलाकों में क्या होगा जहां मुसलमान अक्सरियत में नहीं होंगे। जहां अक्सरियत में है वहां पाकिस्तान बनेगा, जहां अक़लियत में होंगे वहां क्या होगा। और देखिए बिल्कुल साफ तौर से उन्होंने कहा, लेट अस कंसीडर dispassionately the consequences which will follow if we give effect to the Pakistan scheme. India will be divided into two states, one with a majority of Muslims and other of Hindus. In the Hindustan state, there will remain 3.5 crores of Muslims scattered in small minorities all over the land, with 17% in UP, 12% in Bihar, 9% in Madras. They will be weaker than they are today in the Hindu majority provinces. They have had their homelands in these regions for almost 1,000 years and built up well-known centers of Muslim culture and civilization. आपको मालूम ही है कि उर्दू की भी जो पैदाइश हुई वो साउथ में। मैं समझता हूं कि जो हम एक आज़ाद मुल्क में आज रहते हैं कि हमें ये एहसास हो रहा है कि शायद मौलाना ने सिचुएशन को करेक्ट ट्रीट किया। उनकी जो अप्रोच थी वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक थी। अल्लामा इकबाल ने जाहिर है कि बहुत ही बड़े शख्स हैं अल्लामा इकबाल, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं दे रहे हैं मुसलमानों के लिए जब वो अक़लियतों की तरह रह रहे होंगे उन इलाकों में जहां हिंदुओं की अक्सरियत होगी। इसलिए अगर हमें गाइडेंस वहां लेनी होगी तो हमें जाना होगा मौलाना आज़ाद की तरफ। और मौलाना आज़ाद एक थियोलॉजिकल एनोलॉजी बना रहे हैं कि देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके के एग्रीमेंट्स किए मदीने में। आपको मालूम है चार्टर ऑफ मदीना। बाकी अगर आप देखेंगे जिस तरह के कॉवेनेंट साइन किए
ईसाइयों से और यहूदियों से किस तरीके की रिलेशनशिप हुई, अगर वो हमारे लिए मेयार बने तो शायद हम इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि अल्लामा इकबाल कम्युनल थे। अल्लामा इकबाल बड़ी इज्जत करते थे और मज़ाहिब की सुपीरियॉरिटी ऑफ हिंदूज फिलोसॉफिकल सेंस में तो उन्होंने एक्सेप्ट की। ट्रांसलेट किया गायत्री मंत्र, गीता और रामायण ट्रांसलेट करने जा रहे थे। रिस्पेक्ट करते थे कस्टम्स की, लॉस की एंड सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की दूसरी कौमों के, लेकिन उनका मेन कंसर्न ये था कि जो डोमिनेशन हिंदू कम्युनिटी का इंडिपेंडेंस के बाद होगा और हिंदू मजहब और हिंदू कौम में डिस्टिंक्शन करते थे, जैसे आज हम करते हैं हिंदुइज्म और हिंदुत्व में, वो कोई सुपीरियॉरिटी ऑफ इस्लाम और अदर रिलीजन्स की बात नहीं कर रहे थे, वो आजाद कर रहे थे अपने हिलाल डेज में। मैं समझता हूं कि कैसे पावर शेयरिंग हो जब आपके पास डिफरेंट कल्चरल और रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हो, ये एक सेंट्रल क्वेश्चन था। एक मुल्क ले लेना जहां आप अक्सरियत में हैं और उस मुल्क को मिसमैनेज कर देना, कि खुद परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ये कोई अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं हुई। मौलाना के व्यूज पे इब्ने तैमिया का भी बड़ा इन्फ्लुएंस था। मौलाना इब्ने तैमिया की तरह इज्तिहाद को प्रोपगेट करते थे, और क्योंकि इब्ने तैमिया मंगोल डोमिनेशन के खिलाफ थे तो वहां से भी मौलाना ने निकाल लिया कि उसी तरह हम अंग्रेज डोमिनेशन के खिलाफ हैं कि अंग्रेज यहां से जाएं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से तिलक और गांधी जी ने रिलीजियस ईडियम्स का इस्तेमाल किया जंग आजादी में, उसी तरीके से अल हिलाल और अल बलाग में मौलाना भी मुस्लिम कौम को एड्रेस कर रहे हैं, रिलीजियस ईडियम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी से और अक्सरियत से डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं उस बात पे आता हूं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये खुद मुख्तारी का जो हक है, आप कोई भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट उठा लीजिए, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स, ये पहला आर्टिकल होगा कि हर एक को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा। दुनिया के ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उन्हें आजादी मिली क्योंकि उन्होंने असर्ट किया राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और उन्होंने कहा कि जो बाहरी ताकतें हमारे ऊपर हुकूमत कर रही वो जाएं। स्वराज इज माई बर्थ राइट 1905 में तिलक कह रहे हैं, एंड आई शैल हैव इट। उस जमाने में कोई दस्तूर नहीं था। गांधी जी ने हरिजन में मुसलमानों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सेप्ट कर लिया लाहौर रेजोल्यूशन के बाद। गांधी जी ने लिखा, इफ द मुस्लिम्स इंसिस्टेड ऑन द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, द रेस्ट ऑफ इंडिया वुड हैव टू सरेंडर टू द मुस्लिम डिक्टेशन। आई डू नॉट नो ऑफ एनी नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मेकिंग 8 करोड़ ऑफ मुस्लिम्स टू हैव द विल ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया। मैं समझता हूं कि ये बात हरिजन में छपी 1940 में 27 मार्च को, कि हमने जो मौलाना पे डिस्कशन किया, उस डिस्कशन में उनका अल्टरनेटिव क्या था पार्टीशन को, जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज किया था, उस पे हमने बात नहीं की। मैं अपनी बात आज इस पे खत्म करूंगा कि मौलाना ने पार्टीशन का क्या अल्टरनेटिव स्कीम दी थी, और उस स्कीम से देखिए मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी। मौलाना का यह ख्याल था कि मुसलमानों में एक वेल फाउंडेड फियर है हिंदू मेजॉरिटी। जाहिर है कि यहां पर कोई मोनार्की वापस नहीं आ रही, कोई हिंदू बादशाह नहीं आने जा रहा, जमहूरियत आ रही, और जमहूरियत में नंबर काउंट होता है। वो नंबर जो है वो मुसलमानों के पास नहीं था, वो नंबर हिंदुओं के पास था। मौलाना चाहते थे कि ये जो डर और खौफ है इसका इलाज किया जाए, और जाहिर है कि इसके इलाज करने की बड़ी जिम्मेदारी अक्सरियत के ऊपर है। तो मौलाना का यह ख्याल था कि जो मुल्क में फ्यूचर में दस्तूर बने वो फेडरल,
फेडरल हो इसका मतलब जो प्रोविंसेस हों उनको ऑटोनॉमी। आपको मालूम है कि अमेरिका में 14 कॉलोनीज थी। जब अंग्रेज अमेरिका से गए, इन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाई। उसके बाद 1791 में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। कन्फेडरेशन में हर कॉलोनी को यह हक था कि वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि वो चाहते तो अपनी खुद मुख्तारी डिक्लेयर कर देते। इथियोपिया में मैं रहा हूं, उनके आर्टिकल में आज भी है, आर्टिकल 35 में, कि कोई भी स्टेट चाहे तो उसको राइट ऑफ सेसेशन हो। मौलाना ये कह रहे थे कि ये जो जिना प्रोविंसेस को समझा रहे हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी, इनका ये सेंट्रल आर्गुमेंट हाईजैक कर दिया था कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी होगी। अगर प्रोविंसेस इनकी सपोर्ट बंद कर दे, ये आर्गुमेंट अपने आप धराशायी हो जाएगा। मौलाना का ये ख्याल था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगी उनकी और जो सेंटर से रिलेशनशिप होगी वो उस प्रिंसिपल पे हो कि जो लोकल मैटर्स हैं उन पे लेजिस्लेट करने की पावर लोकल सरकार को हो, गवर्नमेंट को हो, और जो नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हों, एक्सटर्नल अफेयर्स हो, करेंसी हो, फॉरेन अफेयर्स हो, डिफेंस ऑफ द कंट्री हो, इस पर मरकजी हुकूमत को पावर्स हो। यही पूरी दुनिया का मॉडल है फेडरलिज्म का। मौलाना यही चाहते थे। मौलाना कहते थे कि जॉइंट इलेक्टोरेट हो सेंटर पे भी और प्रोविंसेस पे भी, और उसमें रिजर्वेशन हो सीट्स का। उनका यह ख्याल था कि पैरिटी हो हिंदू और मुस्लिम्स में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, जब तक ये जो आंधी है कम्युनलिज्म की ये खत्म नहीं हो जाती, जब तक हम सेटल नहीं हो जाते। उनका यह भी ख्याल था कि इनिशियल पीरियड में जो हुकूमत की सरबराही करे वो टर्न वाइज हो जाए, कि पहले हिंदू हो गया तो मुसलमान हो जाए, और उसके बाद ये अगर अंग्रेज चले जाते, मुल्क का बंटवारा ना होता, मौलाना की स्कीम मान ली जाती, तो मैं समझता हूं कि एक नए तरह का हिंदुस्तान बना होता। और जो मौलाना ने कहा था वो बात तो सच हुई कि इंडिया का भी कितना पैसा डिफेंस पे पाकिस्तान की वजह से जा रहा है। 3 बार हमारी जंग हो चुकी है, पाकिस्तान का भी कितना पैसा डिफेंस पे खर्च हो रहा है। 1937 इलेक्शन से पहले मौलाना ने कहा था कि मुस्लिम लीग से बात हो जाए कॉर्पोरेशन। कुछ लोगों को प्रॉमिस कर लिया गया था कि आप जीत के आइए, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी हम उसमें आपको मंत्री बना लेंगे, मिनिस्टर। पंडित नेहरू पलट गए बाद में। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको मिनिस्ट्री में रहना है तो फिर आपको कांग्रेस का मेंबर बनना चाहिए। आप सबने देख लिया कि कोलिशन पॉलिटिक्स हुई हमारे मुल्क में। आज भी जो गवर्नमेंट है वो एनडीए की है, इससे पहले यूपीए की रह चुकी है। वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी 23 पार्टीज थी। ये जरूरी नहीं कैबिनेट के लिए कि हर मेंबर जो है काबीना का वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से आए। और ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये सब की सब जो ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम नंबर 6 में डॉक्यूमेंट नंबर 68 और 71 में आ गई कि मौलाना आजाद ने ये अपनी जो प्रपोजल था ये गांधी जी को 2 अगस्त 1945 में भेज दिया, और गांधी जी की तरफ से बहुत ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स आया। गांधी जी ने कहा आप पब्लिक में ना जाएं, आप खामोश रहें, इस मुद्दे पे वर्किंग कमेटी में बात होगी, और वो बात हो नहीं पाई। इलेक्शन खत्म हो गया, मुस्लिम लीग की का स्टैंड और हार्डन हो गया, कांग्रेस और ज्यादा इंसिस्ट करने लगी कि नहीं हमें मजबूत मरकज चाहिए और सेंटर चाहिए, और एज अ रिजल्ट आपको मालूम है कि मुल्क का बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे से जो कुछ नुकसान हुआ वो हो गया। मैं समझता हूं कि मौलाना आजाद की बात को ना तो नेहरू समझे क्योंकि उनके बड़े करीबी दोस्त थे, और ना सरदार पटेल समझे। मौलाना को ये नहीं कह रहे थे कि किसी कौम को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा। अगर उस प्रपोजल को आप पढ़े तो वो प्रोविंसेस को कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो प्रोविंसेस आज बने हुए हैं ये बाउंड्रीज सही नहीं, ये बात हो रही थी। लेकिन उसको समझा नहीं गया, और जो नफ्सियाती तौर पर डर और खौफ मुसलमानों में बैठा था
उसको खत्म करने की कोई कोशिश नहीं हुई। मैं समझता हूं कि मेरी सारी बातें जो हैं उनका कोई चीज और कोई मोल नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क के बंटवारे के लिए और भी लोग जिम्मेदार थे, लेकिन हमने उनको उस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा नहीं। और आज ये बात बिल्कुल साफ है कि वो जब पेपर सारे पार्टीशन के 8 वॉल्यूम्स में छप गए कि लेडी माउंटबेटन ने भी रोल अदा किया, माउंटबेटन ने भी अदा किया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगा कि इनसे छुटकारा पाले इस वक्त ये ज्यादा अच्छा है। 31 मार्च 1947 को मौलाना आजाद गांधी जी से मिले और कहे कि बड़े बुरे हालात हो गए हैं, बस आप बचा सकते हैं मुल्क को और इस बंटवारे को रोक सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि बंटवारा मेरी डेड बॉडी में हो। अगले दिन गांधी जी की मुलाकात कोई 2-3 घंटे सरदार पटेल से, और बाद में गांधी जी ने सरदार पटेल से एग्री किया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मुल्क के बंटवारे के फेवर में वोट की। बंटवारे के खिलाफ वोट किसने दिया? मौलाना आजाद। पूरी जिंदगी उन्होंने कभी तस्लीम नहीं किया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दो मुल्क होने चाहिए। मैं समझता हूं कि जो कुछ हुआ बुरा हुआ, लेकिन लेसन है हिस्ट्री का, तारीख से हमें सीखना चाहिए। और उसको सीखने के लिए आप देखिए कि हालात किस हद तक हो गए कि जुलाई 24, 1947 में गांधी जी खत लिख रहे हैं पंडित नेहरू। ये उस आदमी के बारे में बात हो रही है जो लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट बना कांग्रेस का और मुल्क की आजादी से पहले लॉन्गेस्ट पीरियड तक प्रेसिडेंट रहा। डियर जवाहरलाल, I did not say anything yesterday about the मौलाना साहब। ये जो गांधी जी के सेक्रेटरी है प्यारे लाल, ये उन्होंने लिखा है। बट माई ऑब्जेक्शन स्टैंड्स। इसका मतलब गांधी जी को किसी चीज का ऑब्जेक्शन था, उसका वो जिक्र कर रहे हैं, कल बातचीत हुई थी। There are positions, नहीं, I didn't say anything yesterday about Maulana Sahab, but my objection stands. He is retiring from the cabinet. काबीना में न रखा जाए मौलाना आजाद को, जवाहरलाल नेहरू की ये बात हो रही है। He is retiring from the cabinet should not affect our connection with him. There are positions which he can occupy in public life without the harm to any cause. आप for granted ले रहे हैं उस आदमी को, काबीना में ना रखा जाए, ये बात हो रही है। सरदार इज डिसाइडेडली अगेंस्ट हिज मेंबरशिप इन द कैबिनेट एंड सो इज राजकुमारी। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू नेम अनदर मुस्लिम टू द कैबिनेट। इसका मतलब बिल्कुल साफ जाहिर है कि मुल्क के बंटवारे के लिए पटेल ने लीडिंग रोल अदा किया गांधी जी को कन्विंस करने में, माउंटबेटन ने भी रोल अदा किया, आजाद यूनिटी की बात करते रहे, लेकिन मुल्क का बंटवारा हो गया। देखिए, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं, जो कुछ मैंने कहा वो गलत हो सकता है। आप एक यूनिवर्सिटी हैं, आपको तहकीक करनी चाहिए। मौलाना का भी क्रिटिसिज्म हो सकता है, बहुत सी बातों पे हम उनसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन दस्तूर में आर्टिकल 141 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कह दे वो सब पर बाइंडिंग। इसलिए मैं बात खत्म करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, और ये जजमेंट कोई अक़लियतों के हुकूक वाला जजमेंट नहीं है, उनके खिलाफ है, बाल पाटिल का जजमेंट है। जैन ये चाहते थे कि उनको भी अक़लियती हैसियत हासिल हो जाए, माइनॉरिटी मान लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब कोई रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं होगी। मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि नए मजहब भी पैदा होंगे, नई रिलीजियस माइनॉरिटी आ सकती है। ये कहां लिखा है कि अब कोई और नया मजहब नहीं पैदा होगा? वो तो हमारा अकीदा है कि अब नबूवत खत्म हो गई, ये औरों का अकीदा तो नहीं। बाल पाटिल में सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वो बात मैं कोट कर, आजाद पैशनेटली बिलीव्ड in Hindu-Muslim unity.
but he found that from the mid-20s, Gandhi had lost interest in Hindu-Muslim unity and took no steps to secure it. Further, Azad had played a leading part in providing a framework for the constitution of a free and united India, on which the cabinet mission was largely based. Basically, जो मौलाना ने वो खत लिखा था जिसका मैंने जिक्र किया, वो बात तो लार्जली आ गई कैबिनेट प्लान में। अगर कैबिनेट प्लान मान लिया गया होता, बंटवारा बच जाता। Was largely based. A plan which offered India her last chance to remain united. However, Gandhi, Nehru and Patel destroyed the plan and accepted partition instead. Azad did his utmost to prevent the partition of India, but he failed to persuade Nehru and Gandhi not to accept partition. ये बेसिकली एचएम सीवाई ने लिखा है, जिसको अप्रूविंगली कोट किया है सुप्रीम कोर्ट। अब ये उनके जजमेंट का हिस्सा बन गया। लीजिए, बात खत्म हो गई, किस्सा ही तमाम हो गया। आपकी और मेरी तकलीफ दूर हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट की तो हम सबको मानना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मुल्क के बंटवारे में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो वोटिंग हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के तहत, उसमें राइट टू वोट था किसे? इनकम टैक्स पेई हो, पढ़े लिखे हो, प्रॉपर्टी हो, तो आम बिना पढ़ा रखा मुसलमान, जिसे अब पसमानदा मुस्लिम कहा जा रहा है, उसका तो कोई रोल नहीं था। पार्टीशन कहां हो? जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, यानी जहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, उनका तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें तकलीफ दे हैं। आखिर में बस ये बात कह के मैं अपनी आज की इस गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि दस्तूर में अगर आप आएंगे कि मुल्क के बंटवारे के बावजूद जब अक़लियतों के हुकूक पे बहस शुरू हुई, तो महावीर त्यागी ने यह कहा कि पहले हम देखें पाकिस्तान अपने आईन में क्या हुकूक देते हैं, वही हम भी देंगे। वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसकी जोरदार मुखालफत हुई और ये कहा गया कि पाकिस्तान अपनी अक़लियतों के साथ क्या करता है उससे हमें कोई नहीं। हमारा यह ख्याल है कि हम अपने मुल्क में जो हमारी अक़लियतें होंगी उनको पूरे हक दें, हुकूक दें पूरे। आप देखिए कि ये नाज फाउंडेशन का जो जजमेंट हुआ सेक्सुअल माइनॉरिटीज का, जिसमें सेक्शन 377 स्ट्राइक डाउन, उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मेजॉरिटेरियन व्यू ऑफ सेक्सुअलिटी इंपोज नहीं किया जा सकता माइनॉरिटीज। जो लोग ये समझते हैं कि वन नेशन, वन रिलीजन, वन लॉ, वन लैंग्वेज का फार्मूला अच्छा है, वो शायद इंक्लूसिविटी को और डाइवर्सिटी को और डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। बिल्कुल साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाज फाउंडेशन में कहा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू मेजॉरिटेरियन परसेप्शन। अक्सरियत का क्या परसेप्शन है वो सबके ऊपर इंपोज नहीं किया जा सकता। इंस्टेड ऑफ होमोजेनिटी एंड वन नेशन, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, वन लॉ, मैं समझता हूं प्लूरलिज्म हर तरह का जो है उसे न सिर्फ टॉलरेट किया जाना चाहिए बल्कि एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, चेरिश किया जाना चाहिए और सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। अगर आप हमारे दस्तूर में आए तो आर्टिकल 51 में एक ड्यूटी हमारे ऊपर इंपोज की गई है, क्या? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। दस्तूर कह रहा है कि हमारी जो वैल्यू है कि हमें प्रिजर्व करना है रिच कल्चरल कंपोजिट हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये है हमारी वैल्यू। लॉर्ड एटकन ने सही कहा कि इफ वी टेक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिबर्टी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ड्यूटीज टू द एंड ऑफ द सिविल सोसाइटी, वी मस्ट कंक्लूड दैट दोज स्टेट्स आर सब्सटेंशियली द मोस्ट परफेक्ट, include various distinct nationalities without oppressing them.
Those in whose no mixture of races has occurred are imperfect, and those in which it effect have appeared are decrepit. खस्ता हाल है. A state which is incompetent to satisfy different races condemn itself. A state which labors to neutralize, absorb, or to expel them destroys its vitality, its own vitality. A state which does not include them is destitute of their chief basis of self-government. जवाहरलाल नेहरू ने 15 मई 1930 को यंग इंडिया में लिखा, The history of India and many of the countries of the Europe has demonstrated that there can be no stable equilibrium in any country so long an attempt is made to crush a minority or force it to conform to the ways of the majority. There is no surer method of rousing the resentment of the minority and keeping it apart from the rest of the nation than to make it feel that it has not got the freedom to stick to its own ways. और क्या जुमला है ये, मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एसेंस है. It matters little whether logic is on its side or whether its own particular brand of culture is worthwhile or not. The mere fact of losing it makes it. अकलियत की कल्चर अच्छी है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, ये प्रश्न नहीं है, ये सवाल नहीं है. अगर आप इसको क्रश करेंगे तो उनको और उसकी तरफ रग़बत हो जाएगी. Therefore, we in India must make it clear that all our policy is based on granting this freedom to the minorities, and under no circumstance will any coercion or repression of them be tolerated. We can also lay down as our deliberate policy that there shall be no unfair treatment of any minority. Indeed, we should go further and state that it will be the business of the state to give favored treatment to minority and backward communities. तभी नेहरू से इतने नाराज हैं. आज बात हो रही है साहब, ये माइनॉरिटीज कमीशन बना दिया, अपीजमेंट हो गया मुसलमानों का, सच्चर कमेटी ने तो ये सारे मिथ जो हैं आपको खत्म कर दिए. देखिए कराची चार्टर 1931 का है, फंडामेंटल राइट्स की बात हुई. A fresh addition to the list of minority rights in the charter was the right of the minorities to cultural autonomy and equal access to educational facilities. Clause 3 था. The report of the Sabru Committee 1944 की proposed the establishment in the center and in each of the provinces of a minorities commission composed of representatives of each of the communities. These representatives, it was stated, would keep a watch over the interest of the minority communities in the area. आप देखिए आर्टिकल 30 दस्तूर में आया, हर फंडामेंटल राइट पर दस्तूर में लिखा हुआ है कि रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं. आपको जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, लैंग्वेज क्या है? No one shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. यानी अगर प्रोसीजर established by law है तो आपकी जिंदगी भी ली जा सकती है और आपकी आजादी भी कर्टेल की जा सकती है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में है, लेकिन 19(2) में 10 रेस्ट्रिक्शंस हैं. डिफेमेशन, ऑब्ससीनिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसमें आपको बोलने की आजादी नहीं है. जब आर्टिकल 30 में आए, ये वो मुल्क है जिसका बंटवारा मजहब के नाम पे हो चुका है. वो कह सकते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन ये फैसला सोचकर और समझ के लिया गया क्योंकि हम एक मॉडर्न लिबरल प्रोग्रेसिव देश बनाना चाहते हैं. आर्टिकल 30 अकेला फंडामेंटल राइट है, और मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, जिसको दस्तूर की टेक्स्ट में एब्सोल्यूट बनाया, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती कि माइनॉरिटीज जो हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हों या रिलीजियस हों, वो अपने इदारे कायम कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन इस पे नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में TMFI में क्लैरिफाई किया कि साहब हेल्थ रेगुलेशंस, म्युनिसिपल रेगुलेशंस ये लगाई जा सकती हैं,
अब आपका अगर कोई अक़लियती यूनिवर्सिटी है, वो ये नहीं कह सकती कि साहब हम नॉन नेट को भी ले लेंगे, 12 पास को लेक्चर बनाएंगे। रेगुलेशन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए परमिट की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ भाई में भी कहा, सेंट जेवियर्स में भी कहा, और फिर TMFI में कहा 11 जजमेंट्स में, कि जो रेगुलेशन सरकार बनाएगी किसी माइनॉरिटी इदारे के लिए, उसको 2 पैमानों पे टेस्ट किया जाएगा कि क्या वो रेगुलेशन जो है वो रीजनेबल है। कोई आर्बिट्रेरी रेगुलेशन आप नहीं बना सकते, और क्या वो रेगुलेशन उस इदारे के अक़लियती किरदार को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसे डिस्ट्रॉय तो नहीं करती। रेगुलेशन के नाम पे एनिहिलेट नहीं किया जा सकता अक़लियती किरदार। और दस्तूर में भी लिख दिया कि किसी इदारे को एड देते वक्त हुकूमत ये नहीं देखेगी कि ये अक़लियती इदारा है इसलिए इसे एड मत दो। इसलिए एड के साथ भी कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं आ सकती जो मजरू करे उनके अक़लियती किरदार को। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के दस्तूर में जो चीजें आई वो और बहुत कंट्रीज के लिए एक मॉडल है। और देखिए, जब एडवाइजरी कमेटी बन रही है फंडामेंटल राइट्स की, बहस हो रही है दस्तूर साज असेंबली की, GB पंत कह रहे हैं satisfactory solution of questions pertaining to minorities will ensure the health, vitality and strength of the free state of India. Now it is necessary that a new chapter should start and we should all realize our responsibility. आपके यहाँ भी है ना ज़िंदगी का कंसेप्ट, अक्सरियत की जिम्मेदारी है अक़लियत, यही है आपका इस्लाम का कंसेप्ट ज़िंदगी का। Unless the minorities are fully satisfied, we cannot make progress. We cannot even maintain peace in an undisturbed manner. Let me now conclude just by saying कि minority rights क्यों जरूरी हैं। Minority rights are essential in a democratic and pluralistic polity because Franklin Roosevelt rightly reminded us by saying no democracy can long survive which does not accept as fundamental to its very existence the recognition of rights of minorities. दस्तूर की बात हो और अम्बेडकर का नाम ना आए ये तो नामुमकिन है। B.R. अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? अम्बेडकर himself cautioned us that minorities are an explosive force which if erects can blow up the whole fabric of the state. The history of Europe bears ample testimony to this fact. Accordingly, Indian Constitution favors salad bowl theory of diversity management, where distinctive identities are preserved and rejects American concept of melting pot नहीं होगा। प्लेट में जो है चुकंदर और प्याज और खीरा सब अलग अलग रहेंगे और साथ ही रहेंगे। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया। मैं समझता हूँ कि हमको जाहिर है कि जिस तरीके से आज़ाद ने खुद कहा और हमें यहाँ भी रहनुमाई की, पार्टीशन के खिलाफ थे, पार्टीशन हो गया। उसके बाद आजाद क्या कह रहे हैं? We should accept our defeat, but we should at the same time try to ensure that our culture was not divided. Then he adds a beautiful smile. If we put a stick in water, पानी में अगर एक छड़ी डालेंगे, it may appear that water has been divided. But water remains the same, and the moment the stick is removed, even the appearance of division disappears. दीनदयाल उपाध्याय तो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने खुद कहा कि पहले ट्रेड रिलेशंस बने पाकिस्तान से, फिर एक लूज फेडरेशन बने अखंड भारत के लिए। वही लूज फेडरेशन की बात तो मौलाना आजाद कह रहे थे। यूरोप की जमीन पे तो 1 सदी तक जंग होती रही, 100 years वॉर हुई, 30 years वॉर हुई, 2 वर्ल्ड वॉर हुई, जंग अजीम। उसके बाद यूरोप साथ में आ गया, यूरोपियन यूनियन बन गई। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लेट अस रिजेक्ट द पॉलिटिक्स
that targets people because of their religion, caste and ethnicity. Let us give peace to everyone to grow and realize his or her potential. मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब का कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से मुझे दावत दी, और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।